हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने अपने रियल बैंकिंग एप्लीकेशन सीरीज में ट्रांजैक्शन सर्विस के अंदर रेजिलियंस 4J के थ्रू सर्किट ब्रेकर एंड टाइम लिमिटर को इम्प्लीमेंट किया था, जिससे कि अगर अकाउंट सर्विस थोड़ी सी स्लो हो जाती है या कंटिन्यूसली एरर देने लगती है तो हमारा पूरा सिस्टम इफेक्ट नहीं करता। एंड आज इसी डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, जहाँ पर रीड राइट, टाइम आउट, बल्क हेड, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, मतलब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले हमेशा की तरह इन कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, क्या चीज़ है ये, कैसे इंटरनली काम करते हैं। इसके बाद अपने कोड में इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रीट्राई को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ट्रांजैक्शन सर्विस अकाउंट अपडेट करने के लिए या बैलेंस चेक करने के लिए अकाउंट सर्विस को कॉल करती है, बट किसी टेम्परेरी इशू की वजह से, टेम्परेरी इशू मतलब या तो नेटवर्क ग्लिच हो जाता है या सर्विस स्टार्टअप हो रही होती है और आप रिक्वेस्ट भेज देते हो, या फिर कुछ सेकंड के लिए उस सर्विस में लोड इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे किसी भी रीजन की वजह से जो आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो फेल हो जाती है। अब अगर सिस्टम सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करके यूजर को डायरेक्ट फेलियर रिटर्न कर देता है तो इससे अननेसेसरी एरर मिलेगा यूजर को। तो इसके लिए रिट्राई क्या करता है, ये कुछ सिलेक्टेड फेलियर पर दोबारा ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को हिट करता रहता है। मतलब अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है एंड वो फेल हो जाती है, एंड फेल होने का रीजन आपके सिलेक्टेड रीजन से मैच हो जाता है, तो इसमें रिट्राई खुद से ही कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम आप सेट कर दोगे, उसके बाद वो खुद से ही वो रिक्वेस्ट हिट करेगा। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट हिट करने लग जाएगा, जिससे 3-4 रिक्वेस्ट के बाद अगर वो सर्विस दोबारा से रिकवर हो जाती है तो यूजर को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल जाता है, वो भी बिना मैनुअल दोबारा रिक्वेस्ट भेजे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम आउट एंड बल्क हेड की। तो टाइम आउट आप पिछले लेक्चर में इंप्लीमेंट कर चुके थे। मतलब टाइम आउट क्या है, जो हमने टाइम लिमिटर सेट किया था एक्चुअली वही टाइम आउट है। ठीक है, एंड उसे हमने कॉन्फ़िगर तो कर लिया था बट कोड में यूज नहीं किया था कहीं पे भी। तो आज हम यूज भी करेंगे, इसके साथ ही समझेंगे कि ये बल्क हेड क्या है। तो यहाँ भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए अकाउंट सर्विस टेम्परेरी डाउन है, मतलब कंप्लीटली डाउन नहीं है यहाँ पे, एंड रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आपके लिए तो वो थोड़ा सा हो सकता है 20 से 30 सेकेंड का टाइम, बट जब कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है उसमें लाखों करोड़ों यूजर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो यूजर को चाहिए कि क्लिक होने के बाद तुरंत उसको रिजल्ट दिखे, मतलब 1 सेकंड आधे सेकंड के अंदर उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब ये चीज़ पॉसिबल तब होती है जब कोई सर्विस दूसरी सर्विस पर डिपेंड ना हो। तो उसी का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन सर्विस अगर अकेला है तब तो वो रिस्पॉन्स दे देगा फटाफट, बट ट्रांजैक्शन सर्विस को इंटरनली काम करने के लिए कॉल करना पड़ रहा है अकाउंट सर्विस को। एंड मान लीजिए अकाउंट सर्विस स्लो हो जाती है एंड वो 20 से 30 सेकेंड का टाइम लेने लगती है, तो ट्रांजैक्शन सर्विस को भी वेट करना पड़ेगा उसके रिस्पॉन्स का। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो ट्रांजैक्शन सर्विस की फंक्शनैलिटी है या मान लो पूरा एप्लीकेशन है, वो धीरे धीरे थ्रेड ब्लॉक करने लगेंगे एंड धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है टाइम आउट का। मतलब जो टाइम लिमिटर यूज किया था इसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ टाइम सेट करना पड़ता है। मान लीजिए हमने 5 सेकेंड का टाइम सेट किया है एंड एक्चुअली हमने 5 सेकेंड ही किया है, तो उसमें ये देखेगा कि जो रिक्वेस्ट गई है अकाउंट सर्विस को, अगर उसका रिस्पॉन्स 5 सेकेंड तक नहीं आता है तो ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को वहीं पर स्टॉप कर देगा एंड एक कंट्रोल्ड फील्ड रिस्पॉन्स, मतलब जिस तरह से आप देना चाह रहे हो, जो भी आप देना चाह रहे हो वो यूजर को पहुंच जाएगा। ठीक है, अब तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, बल्क हेड। इसके लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं आपके एप्लीकेशन में एंड वो सारी रिक्वेस्ट अकाउंट सर्विस को हिट करती हैं। तो इस केस में क्या होगा, पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। एंड जब भी ओवरलोड का प्रॉब्लम आता है उसी जगह पर यूज करते हैं हम बल्क हेड फंक्शनैलिटी का। मतलब जो बल्क हेड होता है वो रिक्वेस्ट को आइसोलेशन प्रोवाइड करता है एंड डिसाइड करता है कि एक टाइम पर किसी पर्टिकुलर सर्विस पर कितनी रिक्वेस्ट जा सकती हैं, मतलब कितनी रिक्वेस्ट हिट हो सकती हैं। एंड अगर इनकमिंग रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर देती हैं तो ये फिर बाकी रिक्वेस्ट को या तो रिजेक्ट कर देता है या फिर वेट कराता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पिछले लेक्चर में सर्किट ब्रेकर का यूज किया था, तो क्या अब वो यूजलेस हो जाएगा या क्या उसका रोल क्या होगा। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो हम ये फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं ये एक्चुअली सर्किट ब्रेकर को थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर आप फ्लो की बात करो तो कुछ इस तरह का फ्लो होगा कि सबसे पहले रिट्राई फंक्शनैलिटी काम करेगी,
जो ट्राई करेगी कि जो भी सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है वो रिकवर हो। एंड अगर ये रिकवर नहीं होता तो इसके बाद काम करता है टाइम लिमिटर, मतलब ये इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट को कितना टाइम दिया जाए रिकवर होने में, मतलब कितने टाइम तक हम वेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद बल्क हेड अपना काम करेगा, मतलब बल्क हेड ओवरलोड को कंट्रोल करेगा। एंड अगर फिर भी फेलियर सही नहीं होता है, फेलियर कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो फिर वहां पर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा एंड फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए डायरेक्टली फॉल बैक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट में। ये रहा ट्रांजैक्शन सर्विस, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हम pom.xml में। अब यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर रिलीजियंस का एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी लगा रखा था, मतलब पहले से ही लगा था। एंड अब इसके अलावा हमें कुछ और डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेंगी। मतलब ये जो डिपेंडेंसी है सर्किट ब्रेकर रिलीजियंस, ये सर्किट ब्रेकर को तो सपोर्ट करता ही है, साथ में पार्शली टाइम आउट को भी सपोर्ट कर देता है, मतलब टाइम लिमिटर को भी सपोर्ट करता है। बट अगर इसको हमें प्रॉपर यूज करना है तो इसके लिए हमें एक अलग से डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। बट टाइम आउट या रिट्राई या वर्क हेड इस तरह की डिपेंडेंसी लगाने के लिए आपको एक रिलीजियंस की मेन डिपेंडेंसी लगानी पड़ती है। मतलब जो बूट 3 की डिपेंडेंसी आप लगाते थे रिलीजियंस ग्रुप की, पहले हमें उसे लगाना पड़ेगा, देन हमें तीनों की अलग अलग डिपेंडेंसी लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ कहीं पे भी क्लिक करके आप नई डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ टैग लगाएंगे डिपेंडेंसी, इसमें देना होता है ग्रुप, मतलब ग्रुप आईडी, इसमें io.github.resilience4j, देन लगाएंगे आर्टिफैक्ट आईडी। तो यहाँ फिर से एक टैग लगाइए आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें resilience4j -spring-boot3। ठीक है, अब ये वर्जन हम बाद में देखेंगे अगर एरर आएगी। इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा रिट्राई की डिपेंडेंसी, तो इसको कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C, एंड इसके नीचे कर दीजिए इसको पेस्ट। देन ग्रुप आईडी आपको चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है ये स्प्रिंग बूट 3 जो लगा है इसकी जगह कर देना है आपको रिट्राई। ठीक है, इसके बाद हम टाइम लिमिटर भी लगा देंगे। मतलब टाइम लिमिटर एक्चुअली सपोर्ट तो कर रहा है, बट प्रॉपर सपोर्ट पाने के लिए हम यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। एंड इसमें भी ये स्प्रिंग बूट की जगह हम लगा देंगे टाइम लिमिटर। ठीक है, अब तीसरी डिपेंडेंसी आपकी बची है बल्क हेड की, तो बल्क हेड भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब आप डिपेंडेंसी यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, देन यहाँ पे इसको हटा के बल्क हेड। ठीक है, इसको करिए सेव। अब नेक्स्ट आपको इनके लिए कॉन्फ़िगर सेट करनी पड़ेगी, तो हम आएंगे रिसोर्स में, इधर YML ओपन करिए। एंड अभी आप देखोगे नीचे तो हमने यहाँ सर्किट ब्रेकर के लिए कॉन्फ़िगर सेट की थी, इसके साथ टाइम लिमिटर भी सेट कर दिया था। अब हमें यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें सेट करनी है, रिट्राई एंड बल्क हेड। ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे एंड आपको आना पड़ेगा जिस लाइन में आपने टाइम आउट को सेट किया है, टाइम आउट के नीचे ही इसको सेट करना पड़ेगा। ये टाइम आउट है, उसी के ऊपर आपको सर्किट ब्रेकर मिल जाएगा एंड इसी के नीचे आपको यहाँ पे लगा देना है रिट्राई। तो रिट्राई डॉट इंस्टांस इसमें भी लगाना पड़ेगा एंड इंस्टांस का नाम आप यहाँ पे अकाउंट सर्विस ही कर देंगे। देन सेट करना होता है मैक्स अटेम्प्ट, यहाँ सेट कर दीजिए 3। इसका क्या मतलब है, ये टोटल 3 अटेम्प्ट देखेगा, मतलब 3 अटेम्प्ट हिट करेगा। एक ओरिजिनल अटेम्प्ट होगी, मतलब जो यूजर ने हिट किया है, एंड 2 ये खुद से ट्राई करेगा, तो ये टोटल 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अटेम्प्ट तो सेट कर दिए, बट इसके अलावा भी हमें एक चीज़ सेट करनी पड़ती है। हमें बताना पड़ता है कि एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट जब हम करने जाएंगे तो उसके बीच में टाइम कितना लगेगा, मतलब कितने टाइम का गैप होगा। क्योंकि अगर आप गैप नहीं दोगे तो जो सर्विस डाउन है या किसी वजह से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो उसको रिकवर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे वेट ड्यूरेशन।
एंड टाइम होगा 2 सेकेंड का। ठीक है, देन आपको बताना होता है कि किस तरह के फेलियर पे आपको रिट्राई करना है। आपको सारे फेलियर पे रिट्राई नहीं करना है। मान लो कुछ इंटरनल सर्वर एरर आ गया या इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ गया, तो इस तरह के अगर एक्सेप्शन आते हैं तो ये तो आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है या यूजर ने कुछ गलत इनपुट दे दिया, इस वजह से आ रहा है, तो इसको आप सही नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी बार रिट्राई कर लो, ये एरर सही नहीं होंगी। एरर कौन सी सही होती हैं? जो ऑटोमेटिक रिकवरेबल हो। मतलब अगर नेटवर्क डाउन है तो हो सकता है 2-3 सेकंड के बाद वो नेटवर्क आ जाए, या अगर सर्वर थोड़े टाइम के लिए डाउन हो गया है तो 1-2 सेकंड के बाद चांसेस हैं कि वो फिर से अप हो जाए। तो इस तरह के जो फेलियर होते हैं उसमें हमें रिट्राई करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली बताना होता है कि किस तरह के एक्सेप्शन में, किस तरह के मतलब फेलियर में आपको रिट्राई हिट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए रिट्राई एक्सेप्शन। अब यहाँ प्रेडिकेट आ गया, तो प्रेडिकेट नहीं, आप यहाँ सिर्फ रिट्राई एक्सेप्शन दीजिए। यहाँ हम देंगे लिस्ट जिसमें हमें बताना होता है कि उस एक्सेप्शन का क्लास क्या है। तो java.net.connect एक्सेप्शन, इसमें कनेक्ट का जो सी है उसको कैपिटल करना पड़ेगा। अब ये एक्सेप्शन तब आता है जब आपकी सर्विस डाउन होगी, मतलब अगर अकाउंट सर्विस डाउन है तो ये एरर आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सेप्शन मिल जाएगा। अब दूसरी एक्सेप्शन देते हैं हम, अगर फिन क्लाइंट टाइम आउट हो जाता है या नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता, नेटवर्क इशू होता है, तो एक एक्सेप्शन आती है फिन डॉट रिट्राइएबल एक्सेप्शन। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं इग्नोर एक्सेप्शंस की, मतलब एक और लिस्ट देते हैं जिसमें ये बताना होता है कि कौन से एक्सेप्शन को आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ इससे बाहर आएंगे इग्नोर एक्सेप्शन, एंड इसमें भी देनी होती है लिस्ट java.lang.illegal argument एक्सेप्शन। इससे इलीगल आर्गुमेंट का अगर एक्सेप्शन आता है तो ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको सेट करना है बल्क हेड। तो यहाँ आते हैं बल्क हेड डॉट इंस्टेंस, इसमें भी अकाउंट सर्विस। इसमें सबसे पहले सेट करना होता है मैक्स कंकरेंट कॉल। इधर 20 सेट कर देंगे, मतलब एक बार में 20 रिक्वेस्ट अकाउंट सर्विस को जा सकती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक टाइम पे 20 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो जो बाकी की रिक्वेस्ट है 20 के बाद की जो रिक्वेस्ट है उनको हमें वेट कराना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जिसके लिए यहाँ पे सेट करेंगे मैक्स वेट ड्यूरेशन। इधर देंगे 500 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बाकी की सर्विस होंगी वो 500 मिलीसेकेंड तक वेट करेंगी, एंड अगर उसके बाद भी कोई स्लॉट खाली नहीं मिलता है किसी भी रिक्वेस्ट को, तो फिर एक एक्सेप्शन आ जाती है बल्क हेड फुल एक्सेप्शन। ठीक है, देन इसको करिए सेव। हमें इसमें इतना ही करना था। अब क्या करेंगे, अभी तक जो हमने रेजिलियंस मतलब सर्किट ब्रेकर यूज किया था वो सर्विस के अंदर ही कर लिया था। जो ट्रांजैक्शन सर्विस थी उसके अंदर ही हमने पूरा कोड लगा दिया था। बट अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर तो है ही है, इसके अलावा रिट्राई टाइम लिमिटर एंड बल्क हेड भी है। तो इसके लिए हम एक अलग पैकेज बना लेंगे एंड वहाँ पे सब चीज़ों को डिफाइन करके रख देंगे एंड इसको कॉल कर लेंगे ट्रांजैक्शन सर्विस से। ठीक, तो आते हैं /java में एंड यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे। तो किसी पैकेज में राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसमें लिखेंगे डॉट रेजिलियंस एंड फिनिश। देन इसी पैकेज में एक क्लास बना लेंगे, तो न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे अकाउंट प्रोटेक्शन सर्विस। ठीक है, अब ये एक सर्विस है तो यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगा लेंगे सर्विस, देन एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। देन जो अकाउंट क्लाइंट है, मतलब जो फिन क्लाइंट है, उसका एक फाइनल फील्ड ले लेते हैं। तो प्राइवेट फाइनल अकाउंट क्लाइंट एंड इसका नाम दीजिए अकाउंट क्लाइंट।
ठीक है। अब सबसे पहले आपको लगाना है रिट्राई, तो यहाँ पे एनोटेशन लगाएंगे रिट्राई। इसमें दो चीज़ें देनी होती हैं। सबसे पहले तो देते हैं नेम, एंड नेम आपको वही देना है जो अभी आपने YML में इंस्टांस का नाम दिया था, तो अकाउंट सर्विस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ देनी है आपको फॉलबैक मेथड, एंड ये हम अपना पुराना मेथड यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमने जो फॉलबैक मेथड दिया था इसी को कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, मतलब पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, Ctrl+X करते हैं एंड इन दोनों चीज़ों को रख देंगे यहाँ पर। इधर नीचे आइए, ठीक है। एंड फॉलबैक मेथड में हम यही मेथड का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लगा लेते हैं बल्क हेड को, तो बल्क हेड, इसमें सबसे पहले देना होता है इंस्टांस का नाम जो कि है अकाउंट सर्विस। दूसरा हमें इसका टाइप सेट करना पड़ता है, इसमें देंगे बल्क हेड डॉट टाइप डॉट सेम4। अब ये सेम4 क्या है, क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, तो सेम4 एक काउंटर एंड परमिशन मैकेनिज्म होता है जो डिसाइड करता है कि एक टाइम पर कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको सेट करना होता है फॉलबैक मेथड, इसमें दीजिए अकाउंट फॉलबैक, ठीक। इसके बाद ये स्पेस इतना सारा है, इसको हटाते हैं। एंड हमारा एक लास्ट बचा है अभी टाइम आउट, मतलब टाइम लिमिटर, तो उसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं एट टाइम लिमिटर। एंड इसमें सेट करना होता है सिर्फ हमें नेम जो कि है अकाउंट सर्विस। अब इसके बाद आपको यूज करना है एक मेथड, मतलब जो मेथड ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा उसके लिए आपको इस तरह से एक मेथड बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपने एक सिंपल मेथड बनाया है जो अकाउंट DTO टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। बट अब जो हम बनाएंगे वो ऐसे अकाउंट DTO टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं एंड स्पेशली इस टाइम लिमिटर के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट DTO रिटर्न नहीं कर सकते। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंप्लीटेबल फ्यूचर। अब ये कंप्लीटेबल फ्यूचर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कंप्लीटेबल फ्यूचर एक क्लास है जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड ये फ्यूचर का ही एक एडवांस वर्जन है, एक अपग्रेडेड वर्जन है जो जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसका मेन पर्पस था असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर है एंड कंप्लीटेबल फ्यूचर है, दोनों का मेन काम जो है वो ये है कि कोई भी काम बैकग्राउंड में उसको चलने देना एंड काम होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको बाद में ले लेना। तो इस तरह से क्या होता है, जो करंट थ्रेड होता है वो ब्लॉक नहीं होता, वो किसी और काम के लिए यूज हो जाता है एंड बैकग्राउंड में आपका जो भी काम है वो चलता रहता है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ पे आपने कुछ खाना ऑर्डर किया। अब सिंपल केस में क्या होगा, वेटर आपको बोलेगा कि इस खाने के लिए कुछ, इस खाने को प्रिपेयर होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा एंड आप फिर बैठ के वेट करने लगते हो। मतलब जब तक आपका फूड नहीं आ जाता प्रिपेयर होके तब तक आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो, आप वेट ही करते रहोगे। एंड सेम चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में। मतलब अगर कोई नॉर्मल तरीके से किसी मेथड को कॉल करता है तो जब तक वो मेथड रिस्पॉन्स नहीं दे देता कॉलर को वेट करना पड़ेगा तब तक, ठीक है। बट अगर इसी चीज़ को आप फ्यूचर या कंप्लीटेबल फ्यूचर ऐड करके देखो, मतलब आप किसी केस में फ्यूचर या कंप्लीटेबल फ्यूचर ऐड करते हो तो सेम एग्जांपल किस तरह से बनेगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड आप फूड ऑर्डर करते हो तो वेटर आपको एक टोकन देता है। उससे क्या होगा, जब आपका फूड प्रिपेयर हो जाएगा तब आप उससे ले लो, आप उसका वहाँ पे वेट नहीं करोगे, खाना प्रिपेयर हो रहा है बैकग्राउंड में लेकिन आप फ्री हो, ठीक है। अब सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी होती है। प्रोग्रामिंग में अगर आप फ्यूचर या कंप्लीटेबल फ्यूचर यूज कर लेते हो तो जिसको भी कॉलर कॉल करता है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, लेकिन कॉलर फ्री होता है, वो वेट नहीं करता, वो फ्यूचर में जब उसको लेना होता है वो रिजल्ट ले लेता है, ठीक।
अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब फ्यूचर ऑलरेडी था तो फिर कंप्लीटेबल फ्यूचर लाने का क्या ही मतलब है। एंड ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है कि जब फ्यूचर ऑलरेडी था, जावा 5 में आ चुका था, तो फिर जावा 8 में कंप्लीटेबल फ्यूचर क्यों लाया गया। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो फ्यूचर था उसमें हमें ऑप्शंस कम मिलते थे, कंट्रोल कम होता था, मतलब वो लिमिटेड था। बट जो कंप्लीटेबल फ्यूचर है इसमें चेनिंग, रोल बैक एंड बेटर असिंक्रोनस हैंडलिंग मिलती है। इस वजह से ज्यादातर कंप्लीटेबल फ्यूचर यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि जब आप रिएक्टिव बेस्ड प्रोग्रामिंग में जाते हो तो वहाँ पे वेब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेब फ्लक्स भी कुछ इसी तरह से काम करता है। मतलब अगर आपने वेब फ्लक्स में काम किया है तो आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी सी लग रही होगी कि जो वेब फ्लक्स काम करता है, वेब फ्लक्स क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है कंप्लीटेबल फ्यूचर में, वो भी एक तरह का प्रॉमिस ही देता है। प्रॉमिस कुछ नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहती हैं एंड जैसे ही बैकग्राउंड में काम खत्म होता है आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट ये दोनों इंटरनली सेम नहीं है, आपका ऐसा फील जरूर होता है। बट वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है, मतलब रिएक्टिव बेस्ड नॉन ब्लॉकिंग फ्रेमवर्क है। बट जो कंप्लीटेबल फ्यूचर है वो सिर्फ जावा का एक आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का टूल है। ठीक है, एंड इसी कंप्लीटेबल फ्यूचर की वजह से ही यहाँ पे जो हम टाइम लिमिटर का यूज कर रहे हैं, टाइम लिमिटर अपना काम कर पाता है। क्योंकि जो टाइम लिमिटर है वो तुरंत ही आपको रिजल्ट नहीं दे देगा, उसमें वो वेट करता है 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी आपने टाइम सेट किया है कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद वो रिजल्ट देता है। तो वो कैसे कर पाता है, वो इसी कंप्लीटेबल फ्यूचर की वजह से ही कर पाता है। क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, ये आपको बोल देगा कि भाई काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड 10 सेकंड होते हैं उसके बाद वो रिजल्ट दे देता है। अब ये रिजल्ट लेने के लिए एक मेथड होता है जिसे ज्वाइन बोलते हैं। ज्वाइन जैसे आप लगा देते हो मेथड में, तो ज्वाइन के थ्रू ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो अब जहाँ पे आपने ये अकाउंट DTO यूज किया है, इससे पहले आपको यूज करना है कंप्लीटेबल फ्यूचर एंड इधर पास कर देंगे इस अकाउंट DTO को। इसको करिए कॉपी नहीं कट कर देते हैं एंड यहाँ आते हैं अंदर इसके। ठीक है, अब ये रिटर्न कैसे करेगा, ये नॉर्मल रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट सप्लाई असिंक एंड इसमें यूज कर लेते हैं लैम्डा। देन जो अकाउंट क्लाइंट है इसको यहाँ से कर लीजिए कॉपी नहीं, इसको भी कट करेंगे। देन लैम्डा के बाद यहाँ पे कर दीजिए इसको पेस्ट। ठीक है, इतना ही करना होता है इसमें। अब यहाँ पर जो हम सप्लाई असिंक यूज कर रहे हैं मेथड, ये क्या करता है, ये जो भी करंट काम है, मतलब जो भी ऑपरेशन है जो भी हमने यहाँ पे दिया है लैम्डा में, इसको एक बैकग्राउंड थ्रेड में भेज देता है एंड बैकग्राउंड थ्रेड में भेजने के बाद बैकग्राउंड में ये काम चलता रहता है। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे भी आपको कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज करना पड़ेगा। इधर कर दीजिए अकाउंट DTO। ठीक है, इसको करिए सेव। अब ये हमने अलग से सर्विस बनाई है तो हमें ट्रांजैक्शन सर्विस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले तो यहाँ फाइनल फील्ड ले लेते हैं। क्लास के बाद यहाँ फाइनल फील्ड लेंगे, तो इसके नीचे ही रख लेते हैं प्राइवेट फाइनल। ये होगा अकाउंट प्रोटेक्शन सर्विस, इसका नाम दीजिए अकाउंट प्रोटेक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। कहाँ यूज करना है, हम ट्राई के अंदर यहाँ मेथड यूज कर रहे थे। मतलब पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट को हिट कर रहे थे, इसके बाद सर्किट ब्रेकर हमने बनाया था तो सर्किट ब्रेकर का जो मेथड है उसको हिट कर रहे थे। बट अब हमें यहाँ सर्विस को हिट करना है, तो इसको हटाइए। इधर अकाउंट प्रोटेक्शन डॉट गेट अकाउंट विथ प्रोटेक्शन एंड इसमें हमें पास करना है अकाउंट नंबर। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अकाउंट नंबर, देन लगाना है आपको, मैंने बताया था डॉट ज्वाइन का यूज करेंगे, देन सेमीकोलन। तो ये ज्वाइन क्या करेगा, जब भी बैकग्राउंड में जो भी थ्रेड चल रहा है वो रिस्पॉन्स दे देगा, मतलब अपना काम कर लेगा। तो ज्वाइन
रिस्पॉन्स लेकर आ जाएगा। मतलब ज्वाइन किया तो अकाउंट नंबर दे देगा अगर सक्सेसफुली सब कुछ चल गया, एंड अगर बल्क हेड, रिट्राई या टाइम आउट कुछ भी ऐसा होता है तो वो सारी चीज़ें कर देगा ये। ठीक है, इसको करिए सेव। तो इस तरह से ये पूरी फंक्शनैलिटी काम करती है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।